कि क्या क्या सेशंस हम लोग करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है, आज हम लोग डेली की भांति हम लोग 10-15 मिनट डिस्कशन करेंगे जो पुराना टॉपिक हुआ है। माइन वेंटिलेशन का जो पहला दूसरा पॉइंट हम लोग जो कवर कर रहे थे, वेंटिलेशन सर्वे वाला पहला पार्ट तो लगभग खत्म होने वाला, सेकंड वेंटिलेशन सर्वे है, उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे जितना हो पाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, डाउट सेशन जो होता है, डाउट सेशन आपके जो डाउट्स, आपका जो सवाल है, वो सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटा आज का सेशन में टॉपिक्स में ये सारी चीजें होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हम लोगों का क्लास होगा, और जो क्लास होगा वो यूपीपीएससी के लिए होगा, यूपीपीएससी बाबू। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान से सुन लेना, ये जो क्लास होगा कल वाला वो यूपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज ये साथ ही साथ आप सीआईएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि सर तो यूपीपीएससी सिलेबस लिख के दिए तो हमको क्यों क्लास करना है। बाबू एक बात याद रखना कि माइनिंग में आने वाला हर एक टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक क्लास तुम एक्स्ट्रा कर भी लोगे तो तुम्हारा कुछ नुकसान होने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है मोटा मोटी कल उम्मीद जहां तक है मुझे, वो जियोलॉजी से रिलेटेड होगा। और आपको भी पता है कि जियोलॉजी, रॉक मैकेनिक्स वो माइनिंग का पार्ट है ही, माइनिंग से कोई अछूता पार्ट है नहीं। तो रॉक चाहे तुम यूपीपीएससी के लिए सोच के बोलो या फिर कोल इंडिया सोच के बोलो, दोनों के लिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल। तो तुम लोग जरूर कल क्लास अटेंड करना, कल मैं क्लास को करवाऊंगा, ओके। तो ये रहा। और इसके अलावा अगर किसी कोई सजेशन और राय हो तो मुझे पर्सनली भी कॉल करके बता सकते हो, आप चाहो तो व्हाट्सएप में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो उन सब चीजों को मैं देख के करूंगा, ठीक है, वहां से फिर मैं ये कर देंगे। हाँ बोलो। हाँ भेज सकते हैं, मुझे फोटो भेज दो। नहीं फोटो भेज दो ना, तो 2-4 मिनट। अरे मेरा क्या हुआ है, हम सिर्फ एक पॉइंट देखना चाहते उसमें। ठीक, ठीक है। तो हम लोग क्लास को अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देर ना करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेशन क्या, आज हम लोग का पहला टॉपिक क्या है बाबू, पहला टॉपिक हम लोग क्या आज क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो बी रेडी। अच्छा तुम लोग नंबर कर लो अपना पेपर में, सभी बच्चे अपना पेपर में नंबर कर ले, 1 2 3 4 5 6। कितना सही हो रहा है आपको बताना है एंड में कि सर मेरा 30 सवाल में से 10 सही हुआ, 12 सही हुआ, 15 सही हुआ, 20 सही हुआ। देखो कितना आप घर में स्टडी करते हो, कितना आंसर आप सही बता पाते हो, ठीक है। तो 130 बच्चा है, तो मोटा मोटी सभी बच्चों से मेरा उम्मीद रहेगा आप व्हाट्सएप में मुझे रिप्लाई देके बताओगे कि आप कितना सही कर पाए, ठीक है। क्लास को क्लास के जैसा लोगे डियर स्टूडेंट्स तो लर्निंग बहुत अच्छा होगा, मजाक के जैसा लोगे तो फिर वही हाल रहेगा जो अभी तक हुआ है, ठीक है। मेरा काम है आपको समझाना, सीखना नहीं सीखना आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चलो, तो हम लोग अपना टॉपिक और सेशंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट माय टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऊपर, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो मेरा रिटर्न एयर होता है, रिटर्न एयर का कलर कोड क्या होता है, द कलर कोड ऑफ रिटर्न एयर वे। रिटर्न एयर का कलर कोड क्या होता है, वेरी गुड। क्या होगा रिटर्न एयर का कलर कोड, बहुत अच्छा। क्या होगा वो, रेड कलर का होता है, रेड कलर। मैं 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। रिटर्न एयर का कलर कोड क्या होता है, रेड होता है। रिटर्न एयर का कलर कोड क्या होता है, रेड कलर का होता है। जो एयर क्रॉसिंग होता है उसका साइड वॉल का थिकनेस कितना होता है, एयर क्रॉसिंग का साइड वॉल का थिकनेस कितना होना चाहिए, वेरी गुड। एयर क्रॉसिंग का साइड वॉल, आंसर प्रॉपर दोगे। मीटर में अगर कोई लिख दिया तो गलत हो गया, ठीक है ना। अगर 75 लिखा उसका भी गलत हो गया। परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे, 75 सेंटीमीटर आंसर है, 75 सेंटीमीटर यूनिट के साथ आंसर देना है, ठीक है। सिर्फ डेटा लिखने से नहीं चलेगा, विथ यूनिट चाहिए, ठीक है। जो मेरा इनटेक वाला जो जैसे एयर जो हम लोग ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट करते हैं, तो जो इनटेक एयर होता है, इनटेक एयर वो टोटल एयर क्वांटिटी से, ठीक है, टोटल एयर क्वांटिटी का कितना लेता है। जो मेरा फोर्सिंग टाइप का फैन होता है वो कितना परसेंट लेता है, टोटल हवा का कितना परसेंट लेता हूँ, वेरी गुड। टोटल हवा का कितना ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसको, कितना ज्यादा नहीं लेना चाहिए उसको, कितना परसेंट ज्यादा नहीं लेना चाहिए टोटल हवा का, 50% से उसको ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सिंग वाला पंखा है, इसका जो डक्ट पाइप है, फेस से कितना मीटर के अंदर रहेगा, फेस से कितना मीटर के अंदर रहेगा कम से कम, नहीं फोर्सिंग वाला जो डक्ट पाइप होता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। ओवरलैपिंग वेंटिलेशन अरेंजमेंट में जो फोर्सिंग वाला डक्ट पाइप होता है वो फेस से कितना मीटर के अंदर रहेगा। ओवरलैपिंग में ना, फोर्सिंग वाला डक्ट पाइप फेस से कितना मीटर आता है, तो ओवरलैपिंग में 15 मीटर के अंदर होता है। बूस्टर फैन का जांच, बूस्टर फैन का जांच कितने अंतराल पे करते हैं, बूस्टर फैन का जांच कितने अंतराल पे किया जाता है, बूस्टर फैन का जांच कितना अंतराल पे किया जाता है, वेरी गुड। बूस्टर फैन का जांच कितने अंतराल पे करते हैं हम लोग, ठीक है। बूस्टर फैन का जांच कितने अंतराल पे करते हैं, क्या इसका जवाब हो जाएगा, बूस्टर फैन का जांच हम लोग 7 डेज में करते हैं।
सेम सेम इसी 7 दिन में एक और पंखे का जांच होता है, वह कौन सा पंखा है? सेम 7 दिन में एक और पंखे का जांच होता है, वह कौन सा पंखा है जो सेम 7 दिन में जिसका जांच किया जाता है? वेरी गुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितना हो जाएगा? एमएमबी पंखा का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? कितना मीटर हम लोग एमएमबी पंखे का भी जांच हम लोग कितना करते हैं? 7 डेज में करना होता है। बूस्टर फैन का जांच भी कितना होता है? 7 डेज में। रेगुलेटर का जांच कितना इंटरवल पे होता है? रेगुलेटर जो एयर रेगुलेटर होता है उसका जांच कितना इंटरवल पे करते हैं? वेरी गुड, एयर रेगुलेटर का जांच हम लोग कितना इंटरवल पे करते हैं? हम लोग 14 डेज में करना होता है एयर रेगुलेटर का जांच, चाहे एयर क्रॉसिंग हो, एयर रेगुलेटर हो, वेंटिलेशन डोर हो, वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स होता है, जितना भी चीज होता है ये सारी चीजें हम लोग 14 डेज में एक बार जांच करता है। और ये जांच कौन करता है? ओवरमैन साहब करते हैं, ठीक है, ओवरमैन साहब इस जांचों को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अगर डिग्री 1 खदान हो, खदान मेरा डिग्री 1 है, ठीक है, तो डिग्री 1 माइंस में जो एयर क्वांटिटी मेजरमेंट होगा वो कितने अंतराल पे किया जाएगा? डिग्री 1 माइंस में, ठीक है, एयर क्वांटिटी का मेजरमेंट कितने अंतराल पे करते हैं? 30 डेज में करते हैं। वेरी गुड। अगर यही डिग्री 2 और 3 हो जाए तो कितने दिनों में करते हैं? डिग्री 2 और 3 में कितना दिन में? जो पढ़ेगा वही जवाब दे पाएगा। तुम सोचोगे कि हम पढ़ के जवाब दे देंगे, नहीं कर पाएगा बाबू, ठीक है ना, भूल जाना इस बात को, ठीक है। अगर किसी माइंस में, ठीक है, अगर किसी माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस अगर 0.8% से अधिक मिल जाए, अगर किसी माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस 0.8% से ज्यादा मिल जाए, तो उसमें एयर सैंपल हम लोग कितने इंटरवल पे लेना होता है? वेरी गुड। उस समय हम लोग एयर सैंपल कितने अंतराल पे लेते हैं? क्या होगा इसका जवाब? वेरी गुड, 24 आवर। क्या होगा इसका जवाब? 24 आवर के इंटरवल पे एयर सैंपल लेना होता है, उसमें हम लोग 24 आवर के इंटरवल पे हम लोग लेते हैं, ठीक है, 24 आवर के इंटरवल पे रहता है। अब बताओ, अगर मान लो 0.7% हो तो कितना इंटरवल पे लेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और, एक चीज माफ करना, एक चीज छूट रहा है कि अगर मान लो कि जो तुम 0.8 था ना, तो उसमें तुम कितना था? 24 घंटे। और ये नेक्स्ट कितना दिन तक लेना होता है कंटिन्यू? कितना दिन तक लेना होता है? वेरी गुड, कितना दिन तक कंटिन्यू लेते हैं हम लोग? 7 डेज तक लेना होता है। अगर 0.7% हो तो कितना इंटरवल पे लेंगे? 0.7% होने पर कितना इंटरवल पे लेते हैं वो? वेरी गुड, 0.7% होने पर कितना इंटरवल पे लेते हैं? 7 दिन के अंतराल अंतराल पे लेना होता है 0.7% में। और अगर मान लो कि 0.6 कितना मिथेन, कितना परसेंट मिथेन होने तक तुम्हारा क्या होता है? 30 दिन में एक बार लेना होता है। कितना परसेंट तक मिथेन मिलने पर 30 दिन में एक बार लेना पड़ता है? कितना परसेंट मिथेन मिलने पर 30 दिन में एक बार लेना होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 0.6% मिथेन मिलने पर हम लोग 30 दिन में लेते हैं। अगर मान लो कोई फायरी सीम है, अनयूज्ड वर्किंग है, डिसयूज्ड वर्किंग है, ओल्ड वर्किंग है, तो सैंपल वहां पे कितना दिन के अंतराल पे सैंपल कलेक्शन होता है? तो फायरी सिम, डिसयूज्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग जैसा कोई जगह हो तो कितना दिन में हम लोग लेते हैं सैंपल कलेक्शन करते हैं? वेरी गुड, 7 दिन में एक बार करके सैंपल का कलेक्शन करना होता है, 7 दिन में एक बार करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर अगर सैंपल कलेक्शन करना हो, उसका जांच करना हो, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर सैंपल कलेक्शन कितना दिन में होता है? परफेक्ट आंसर चाहिए मुझे, एक बार में सही देना बाबू। अगर तुम क्लास कर रहे हो तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक महीना गलत जवाब है, 30 डेज का फिगर है, 30 डेज आपको बोलना है, एक महीना जवाब नहीं दोगे, ठीक है। 30 डेज में 30 दिन में एक बार करके हम लोग जांच करेंगे, 30 दिन में एक बार करके जांच होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, जो हम लोग का ऑटोमेटिक जो डिटेक्टर है, ऑटोमेटिक सीओ डिटेक्टर से सीओ का जांच कितने अंतराल पे करना होता है? ऑटोमेटिक टाइप जो डिटेक्टर होता है ना, उससे सीओ का जांच हम लोग कितने अंतराल पे करते हैं हम लोग? तो 7 दिन में एक बार करके सीओ का जांच करना होता है। कितना दिन में? ऑटोमेटिक डिटेक्टर से सीओ का जांच होता है 7 दिन में एक बार। और वो इसी से मिलता जुलता टॉपिक जो एक लिखवाया था, ग्राम्स रेशियो, ग्राम्स रेशियो, ठीक है, ग्राम्स रेशियो का जांच कितना दिन में होता है? ठीक है, ग्राम्स रेशियो, ग्राम्स रेशियो कितना अंतराल पे होता है? 30 दिन में एक बार करके करता हम लोग। ग्राम्स रेशियो 30 डेज में एक बार होता है। वेरी गुड, ग्राम्स रेशियो कल मैंने पढ़ाया था, ग्राम्स रेशियो का जांच कितना होता है? 30 दिन में एक बार करते हम लोग। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक मिलेगा इसमें पढ़ने के बारे में, तो उसमें हम लोग इस चीज को करेंगे, डोंट वरी, ये होता है। अगर मान लो बाबू की जो हम लोग एयर सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, एयर सैंपल लेने के बाद कोई मान लो कि कोई तुम्हारा शील्ड ऑफ पैनल है, उसमें से अगर एयर सैंपल लिया जाए तो उसका जांच कितना अंतराल के अंदर हो जाना चाहिए? कितना समय के अंदर उसका जांच हो जाना चाहिए? अगर कोई हम लोग, अगर हम लोग कोई सैंपल जो लेते हैं, हम लोग वो सैंपल जो है ना, अगर वो सैंपल हम लोग कहां से ले रहे हैं? वेरी गुड, कितने अंतराल पर हो जाना चाहिए? तो 48 आवर के अंदर उसका जांच हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई सैंपल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो कोई वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट है जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रहा है, तो उसका अगर इन्वायरमेंट कंडीशंस को जांचने के लिए जो लिया जाता है, उसका जांच कितना होगा? उसका 3 डेज है। देखो देखो दोनों में अंतर बाबू, 48 आवर मतलब 48 आवर, 3 डेज मतलब 3 डेज। जो पढ़ा है, जो डेटा है, उसी के अनुसार ही जवाब दोगे।
कभी भी तुम उसको चेंज मत करना, है ना। इसको वैसे भी मैं 12 पूछता रहूंगा तो तुम वैसे भूलोगे नहीं, इसको कभी चेंज मत करना, अपने से कभी चेंज मत करना। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो अगर मान लो कि ऐसा ऐसा एक ऐसा एयर का फ्लो हो रहा है जिसमें एयर का फ्लो और मटेरियल का जो फ्लो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो उसको कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट बोलते हैं? वेरी गुड, उसको कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट बोलते हैं हम लोग? उसको होमोट्रोपल बोलता है। और ये होमोट्रोपल में जैसे एक बच्चा सवाल पूछा तो मुझे कॉल करके कि सर इसमें क्या इंटेक एयर चाहिए? नहीं, इसमें दोनों तरह के एयर हो सकता है, चाहे इंटेक हो रिटर्न हो कोई मतलब नहीं है, चाहे इंटेक बहे या रिटर्न बहे, अगर दोनों सेम दिशा में जा रहा है तो होमोट्रोपल। अब दोनों अगर अपोजिट जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? दोनों अपोजिट जाने को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंटीट्रोपल बोलते हैं ना, दोनों एंटीट्रोपल बोलते हैं उसको हम लोग, एंटीट्रोपल बोला जाता है उसको हम लोग, ठीक है। ये इंटेक और रिटर्न से फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपका एयर होना चाहिए, एयर का फ्लो होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैंने शायद क्लास में शायद कुछ मिस रह गया होगा ये। अब बताओ कि जो मेरा एसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट होता है उसमें इनटेक एयर किधर से एंट्री करता है, डीप से या राइट से? अगर मेरा एसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट है तो जो मेरा इनटेक हवा होगा किधर से आएगा? डीप से आएगा ना राइट से आएगा? वेरी गुड, इनटेक हवा किधर से आएगा एसेशनल में? डीप से आएगा, है ना। एसेशनल वेंटिलेशन में इनटेक हवा किधर से आएगा मेरा? ठीक है, इसमें क्या एसेशनल में किधर से होगा? इसमें डीप से राइज की ओर होगा। एसेशनल में क्या होगा? डीप टू राइज की ओर होता है। और डिसेशनल में क्या होता है? इसमें डिसेशनल में क्या होता है? राइज टू क्या होता है? डीप होता है ना। राइज टू क्या होता है? डीप होता है। वेरी गुड। अब बताओ बाबू, एक सवाल जो कल हम लोग पूछे थे, एक सवाल आया था कि जैसे मान लो मेरा हॉट एंड डीप माइंस है तो उसमें कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट हम लोग करके काम करते हैं? कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट प्रीफर किया जाता है? वेरी गुड, तो कौन सा वेंटिलेशन अरेंजमेंट प्रीफर किया जाता है उसमें? तो हम लोग डिसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट को प्रीफर करता है, डिसेशनल वेंटिलेशन अरेंजमेंट को प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि जो मेरा जो बूस्टर फैन होता है ना, बूस्टर फैन, तो बूस्टर फैन जो बैठाते हैं हम लोग, तो बूस्टर फैन को माइंस में किस जगह बैठाना होता है? माइंस के किस पॉइंट पे बूस्टर पंखा को हम लोग बैठाते हैं? वेरी गुड, क्या होगा इसका जवाब? बूस्टर पंखा को किस पॉइंट पे बैठाते हैं हम लोग? तो न्यूट्रल पॉइंट पे हम लोग बूस्टर पंखा को बैठाते हैं। बूस्टर पंखा कहां बैठाते हैं हम लोग? न्यूट्रल पॉइंट पे बैठाते हैं, ठीक है। अब एक सवाल इसी में आता है कि बूस्टर पंखा जो बैठाएंगे तो किसको इन्फॉर्मेशन देता है बैठाने से पहले? जो नोटिस होता है किसको देना होता है? नोटिस, नोटिस किसको दिया जाता है? वेरी गुड, किसको नोटिस देते हैं हम लोग? तो RI, दैट इज द रीजनल इंस्पेक्टर, RI साहब को हम लोग नोटिस देते हैं। और ये जो नोटिस होता है कितना दिन पहले का नोटिस होता है? कितना दिन पहले नोटिस होता है बाबू? तो 7 डेज पहले नोटिस दिया जाता है। 7 डेज पहले नोटिस होता है, इसको 7 दिन पहले का नोटिस देना होता है। और RI साहब को हम लोग नोटिस देते हैं बिफोर 7 दिन पहले, along with द सर्वे रिपोर्ट के पहले। अच्छा, इसका जो मोटर होता है ना, मोटर को कहाँ रखना होता है? बूस्टर पंखा का जो मोटर होता है, मोटर कहाँ रखना होता है? मोटर को किधर रखते हैं हम लोग? तो इंटेक साइड के हवा में हम लोग मोटर को रखते हैं, ठीक है। पंखा भले ही रिटर्न में हो लेकिन ये। अच्छा, बूस्टर पंखा से कितना मीटर का दूरी तक हम लोग प्लास्टर करके चिकन बना देते हैं, प्लेन बना देते हैं, स्लिपरी बनाते हैं? तो 5 मीटर कम से कम दूरी को हम लोग क्या करते हैं? बूस्टर पंखा से हम लोग क्या करते हैं? उसको ये बना देते हैं, इस तरह करके रखना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या बूस्टर पंखा लगाने से वाटर गेज बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। बूस्टर पंखा लगाने से क्या होगा? कमेगा या बढ़ेगा? ठीक है, क्या होता है? बूस्टर पंखा लगाने से जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन होता है उसका वाटर गेज में क्या आता है? क्या होता है वो? कम होता है, क्योंकि एक पंखा तुम लगा दिए, पहले से काम कर रहा था। जैसे एक सोचो सिंपल बात कि एक बैल काम कर रहा था, एक बैल से तुम खेती कर रहे थे, अब उसके साथ एक घोड़ा गाड़ी, उसमें तुम एक घोड़ा लेके तुम चल रहे थे, घोड़ा एक था, और उसके साथ तुम 2 घोड़ा लगा दो तो क्या होगा? उसका पावर घट जाएगा ना, पावर क्या करे? कम लगाएगा। तो ये तुम्हारा ही है। पंचम, तुम्हारा आईडी अपना रोल नंबर के आगे लगाओ बाबू, नाम के आगे अपना आईडी लगाओ, क्लास से रिमूव हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर तो बोलते हैं अभी तक किसी को क्लास से रिमूव नहीं किए। तो सच में ना, रिमूव करना क्या ना, एक दिन में 15 मिनट का समय लगेगा। जो बच्चे का आईडी नहीं लगा हुआ है, जो बच्चे 2-2 आईडी नाम से चला रहे हैं, है ना, तो 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट में सारे बच्चे रिमूव हो जाएंगे। लेकिन फिर पता है ना, एक बात पता है क्या, मुझे अफसोस होता है, मैं अक्सर प्लस जिन बच्चों को फी नहीं है उसको भी चाहूंगा तो 15 मिनट में रिमूव कर दूंगा, लेकिन अफसोस मुझे होता है। मुझे क्या अफसोस होगा पता है क्या? कि वो बच्चा का क्या प्रॉब्लम था, मजबूरी में सुना नहीं। मैं आपको बार बार मौका दे रहा हूँ, जिन बच्चों का फी पे नहीं हुआ है, जो बच्चे फी नहीं दे पाए हैं, वो अपना फी वगैरह जो है, अपना आईडी वगैरह अपडेट कर ले, है ना, प्रोफाइल को अपडेट करके रखें, है ना। वो बार बार मैं मौका दे रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि हाँ आप बहुत ज्यादा हो गया, अति कर दिए हो, तो उस दिन मैं सच में हटा दूंगा। कल तो मुझे देख के बहुत हैरत हो रहा था कि एक आईडी से 3-3 बच्चा का नाम और नंबर रजिस्टर्ड है। तो अगर तुम्हारा भी आईडी और नंबर से कोई बच्चा अगर ऐसा किया हुआ है तो खुदा ना खास्ता कहीं तुम रजिस्टर से रिमूव ना हो जाओ। मेरे साथ चीट करने का प्रयास मत करना। हेल्प मांगोगे हर तरह से मैं तैयार हूं, लेकिन अगर
मेरे साथ अगर धोखा देने का प्रयास करोगे, मुझे अगर छल करने का प्रयास करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे। तुम तो फंसोगे, तुम्हारे साथ जो लोग हैं वो भी फंसेंगे, तुम भी जाओगे, ठीक है ना। तो ये मत करना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। मुझे जैसा मैं हूं ये, और एक ईमानदार और एक क्या बोलते हैं साथ ही साथ थोड़ा सा ये बनने का प्रयास करो, एक मतलब प्रोफेशनली तुम ये बनने का प्रयास करो, क्या बोलते पंचुअल बनने का प्रयास करो, है ना, नैतिक तौर पे ईमानदार बनने का प्रयास करो। बेईमानी करके कितना दिन चलोगे यार, है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। बेईमानी से वैसे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और हम लोग तो इतना सारे स्कॉलरशिप तक दे के रखे हैं। ठीक ठाक अगर पढ़ोगे तो एक महीना में 4-4 बार तुम रैंक 1 लाके तुम 400 रुपए अपना फी बचा सकते हो, है कि नहीं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अपना ऊपर सब कुछ है। अच्छा, जो हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर आरसीसी का हो बाबू, तो आरसीसी का हो, आरसीसी का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है तो उसका, अरे सुनो तो पहले, आरसीसी का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग होता है तो जो मेरा आइसोलेशन स्टॉपिंग होगा, ठीक है ना, आरसीसी का अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग थिकनेस कितना होगा, आरसीसी का आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर का है लिख दिया, 50 सेंटीमीटर होता है ना। सैंडस्टोन में ग्रुप्स का डेप्थ 15 सेंटीमीटर है। जितना बच्चा 15 सेंटीमीटर लिखा है सब काट देना, पूरा बात सुने, तुम लोग जवाब दिए हो, ये बहुत गलत है, ये तुमको डुबाएगा एग्जामिनेशन में, है ना, तो काट देना, एक नंबर कम कर देना अपना। तो आरसीसी का बनाएंगे तो आरसीसी का 50 सेंटीमीटर मोटा थिकनेस होना चाहिए। जो मेरा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग होता है उसका पूरा थिकनेस कितना होता है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का पूरा थिकनेस कितना होता है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का पूरा का थिकनेस कितना होता है, वेरी गुड, कितना हो जाएगा इसका, 6.5 मीटर का थिकनेस होता है, ठीक है, 6.5 मीटर का थिकनेस होता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच, फिजिकली जांच कितना इंटरवल पे करते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग का जांच, फिजिकली जांच उसका कितना इंटरवल पे किया जाता है, वेरी गुड, 7 डेज में एक बार करना होता है। तो मोटा मोटी आज का सेशन का टॉपिक का इतना सारा डिस्कशन ही रहने देते हैं। कितना सवाल हो गया मोटा मोटी, हमको लग रहा है 20 सवाल तो हो ही गया होगा, 20-25, तो 33 हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो 32-33 हुआ। तो जहां तक मुझे लगा था, चलो बहुत अच्छा ये रहा आज का डिस्कशन का। अब हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बाबू, ताकि क्लासेस को आगे बढ़ाया जा सके। एक बात और मैं बोलूंगा क्लास के स्टार्टिंग में, और हमेशा बोलूंगा, इस बात को तुम लोग हमेशा ध्यान में रखोगे, क्लास में जो बच्चा क्लास कर रहा है वही क्लास के रिलेटेड सवाल पूछे, बीच में आके, ठीक है, बीच में आके मुकम्मल करने का प्रयास मत करना, ये बहुत गलत है। एक तो क्लास नहीं करते पूरा, और अचानक क्या होता है कि बीच में आ जाते हो सवाल पूछने के लिए। तुमको अगर सवाल पूछना वैसा बीच में आके ना, तो तुम एक काम करना, मुझे डायरेक्ट कॉल कर लेना। उससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको लगता है कि अरे मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सर काहे नहीं बताएंगे, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आपका एक सवाल से ना क्लास में मौजूद, अगर 100 बच्चा क्लास में मौजूद है तो 100 स्टूडेंट को डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप जो सवाल पूछते एकदम सिली सवाल पूछते, मजाक वाला सवाल पूछते, जिस सवाल का कोई वैल्यू ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं उस टॉपिक को पढ़ा के समझा चुका हूँ, फिर से उसमें समय बर्बाद होता है। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, अभी से जितना भी क्लास तुम लोग करोगे इस बात को ध्यान में रखोगे, अगर क्लास शुरू से कर रहे हो तो टॉपिक में सवाल पूछोगे, नहीं तो सवाल मत पूछना। तो सवाल तुम पूछ सकते हो 2 जगह, एक तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो या डाउट सेशन में पूछ सकते हो। डाउट सेशन 9:30 बजे के बाद होता है, 9:30 PM से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो डाउट सेशन स्टार्ट होता है 9:30 बजे, तो वेट करो। अगर तुमको लगता है कि तुम भूल जाओगे सवाल तो लिख लो, उसके बाद पूछना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि सच में डिस्टर्बेंस होती है, मैं देखा और बहुत अफसोस होता है ऐसा देख के। चलो अब हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं, क्लास का टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग एक एक करके जो बाकी पॉइंट्स बचा हुआ था, जो छूटा हुआ था, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक लिखो, रेगुलेटर। रेगुलेटर, बाकी जो सवाल है ना, अपना सवाल अपना सेशन के एंड में पूछना, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फिलहाल पढ़ लो, बाद बाकी जितना भी सवाल एक्स्ट्रा होगा, जो भी तुम्हारे मन में सवाल होगा उसको डाउट सेशन में पूछना, डाउट सेशन में पूछोगे ज्यादा बेनिफिट है ना बाकी बच्चों को, क्योंकि तुम्हारा सवाल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है यार, बाकी लोगों को कोई मतलब ही नहीं उसमें, है ना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेटर।